हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड है ऑन HRM। हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरी कॉन्सेप्ट क्लासेस अपलोड कर दी थी एंड हमने बताया था कि MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए HRM एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जामिया मिलिया इस्लामिया, CUCET। तो इन तीनों ही यूनिवर्सिटी के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस की कवरेज होती है। हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी इसके 50 MCQs डील किए थे, जहाँ हमने बताया था कि नेक्स्ट 50 MCQs की क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज हम लोग का जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस पे है एंड ऑन एन एवरेज 100 MCQs मोर देन सफिशिएंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया के अगर आप पेपर देखोगे तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस की कवरेज किया है रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने ऑलरेडी जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ पेपर्स पास्ट ईयर जैसे 2016, 2020 ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और हमने पहले भी बताया है कि ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप भले किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बट उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है सो दैट वहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लास एंड वहाँ से आप डायरेक्टली MCQs कवर कर सको। उसकी लिंक आप देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहाँ पहले 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आज नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, टू अचीव गोल्स ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर एम्प्लॉयज कंट्रोल, डायरेक्शन, कमिटमेंट और कोऑपरेशन। अब देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है तो हमें एम्प्लॉयज से क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपना 100% कमिटमेंट दिखाएं। क्योंकि अगर वो 100% कमिटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अपना 100% सर्व कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल्स को बहुत ही ईजिली अचीव कर पाएगा। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, कमिटमेंट। क्योंकि नो डाउट अगर वो कमिटेड है तो उसका कोऑपरेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज वो टीम वर्क में भी काम कर पाएगा, इंडिविजुअली भी काम कर पाएगा, हर एक सिचुएशन में वो कोऑपरेट कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्लियर? नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स इंप्रूव। ये क्वेश्चन ऊपर रिपीट कर चुका है, इसका करेक्ट आंसर होगा B, प्रोडक्टिविटी। पर्सनल मैनेजमेंट इज प्रोएक्टिव ऑन गोइंग रूटीन ऑफ सेंटर। इसका करेक्ट आंसर है C, रूटीन। ये लर्न कर लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बाय वे ऑफ ले ऑफ व्हेन। अब देखो, ले ऑफ का मतलब क्या होता है? ले ऑफ का मतलब होता है कि जब कोई एम्प्लॉय काम करना रोक दे, दैट इज स्टॉप कर दे, या ऑर्गेनाइजेशन पे गिव अप कर दे। क्लियर? तो ऐसा कब होता है? क्वेश्चन में ये चीज पूछ रहा है कि जो एम्प्लॉय है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है और उसके छोड़ के जाने का रीजन सिर्फ ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम स्टॉप कर चुका है या ऑर्गेनाइजेशन पे गिव अप कर चुका है। ये कब होता है? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ना करे एम्प्लॉय को। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज एम्प्लॉय? एम्प्लॉय मतलब होता है काम देना या पे करना, उस काम के लिए किसी को पे करना। तो इफ इन केस मान लो जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को काम ही ना दे या उसको प्रॉपरली उसके लिए पेमेंट ना करे, तो उस केस में एम्प्लॉय क्या करेगा भाई? ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चला जाएगा। क्लियर? तो ले ऑफ मतलब क्या होता है, पहले ये समझो कि ले ऑफ का मतलब होता है जब आप गिव अप कर देते हो, और गिव अप आप तभी करोगे जब आपको प्रॉपर काम ना मिले या आपको प्रॉपर पेमेंट ना मिले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू ट्रेनिंग। अब देखो, यहाँ पे ये चीज बोला स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। लेट्स से कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी कि 1 घंटे में आप 10 यूनिट बनाओगे और एक्चुअल परफॉर्मेंस आप क्या कर रहे हो, 1 घंटे में सिर्फ 8 यूनिट बना रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है ना, क्योंकि आप अभी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हो। जितना स्टैंडर्ड है कम से कम उतना तो आपको फुलफिल करना चाहिए। अगर हम ये मान रहे कि 1 घंटे में 10 यूनिट बन जाएगा तो ये बहुत नॉर्मल है। ऑर्गेनाइजेशन में बाकी सारे एम्प्लॉयज़ इसी को फॉलो करते हैं। क्लियर? ये एक बेसिक एग्जाम्पल था। तो नो डाउट अगर हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, डाउन है, तो फिर उस केस में आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की क्या होगी? नीड होगी। तो करेक्ट आंसर होगा D, नीड। नेक्स्ट,
ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज गिवन। अब देखो दो तरह की जॉब ट्रेनिंग होती है, एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब मतलब जब आप जॉब कर रहे हो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऑफ द जॉब मतलब जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जॉब से फ्री हो, ये जॉब के पहले ही आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसमें से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन सी है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देख लेते हैं। आउटसाइड द फैक्ट्री, इन द क्लासरूम, अगर क्लासरूम में हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ऑन द जॉब होगा। एट द शॉप फ्लोर वो भी ऑन द जॉब होगा। ऑन वीक डेज वो भी ऑन द जॉब होगा। एंड इनसाइड द ऑफिस ऑफ अ बिल्डर, ये भी क्या होगा, ऑन द जॉब। सिर्फ अगर हम फैक्ट्री के बाहर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, काम छोड़ करके या काम रोक करके आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ओनली वन। अब देखो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं, रीज़न बीइंग ये ऑलरेडी हमने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है, बीकॉम में भी पढ़ा हुआ है, बट स्टिल इफ़ इन केस मान लो इस टॉपिक पे आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो दैट हम इसकी एक क्लास अपलोड कर देंगे जहाँ सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे। नेक्स्ट, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इज वन ऑफ द वाइडली यूज ट्रेनिंग मेथड ऑफ। अब देखो अगर हम लोग अप्रेंटिसशिप की बात करें, बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड क्लासरूम ट्रेनिंग का, जहाँ बेसिकली जो वर्कर्स हैं वो अर्न भी करते हैं और साथ ही साथ उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लर्न भी करते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ऑन द जॉब। नेक्स्ट, फास्ट डिसीजंस कैन बी टेकन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस। नो डाउट अगर हमें तुरंत का तुरंत डिसीजन लेना है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जस्ट इन टाइम है, जॉब रोटेशन भी है, मेंटरिंग भी है, बट क्या सिमुलेशंस है? नहीं। सिमुलेशंस किसका पार्ट है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑफ द जॉब में सेंसिटिविटी है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंसेज है, बट अंडर स्टडी ये किसका पार्ट है बेटा, ऑन द जॉब का। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स आर लाइन डिपार्टमेंट्स, अथॉरिटी डिपार्टमेंट्स, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। नो डाउट सर्विस डिपार्टमेंट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करती है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे वर्क कराती है। क्लियर? तो ये किस तरह का डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, resources and capabilities that serve as a source of competitive advantage for a firm over its rivals are called core competency, core competence, competitive advantage और competency। बेसिकली ये किसकी डेफिनेशन है, core competency का। हमसे पूछा क्या था कि resources and capabilities that serve as a source of competitive advantage for a firm over its rivals। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में बिजनेस रन करती है तो नो डाउट बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बहुत सारे राइवल्स होते हैं, दैट इज कॉम्पिटिटर्स। तो अगर आपको राइवल्स पे या कॉम्पिटिटर्स पे एडवांटेज चाहिए तो नो डाउट आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं एंड कैपेबिलिटीज़ हैं वो बेस्ट होनी चाहिए। कैपेबिलिटीज़ मतलब हम बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज की, और रिसोर्सेज मतलब हम बात करें रॉ मटेरियल की। क्लियर? नेक्स्ट, Human resource planning is compulsory for effective employee development program, base for recruitment, base for selection policy। अब HRP जो कि हमने डिस्कस किया था अपनी क्लास में जब हमने फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाया था, हमने बताया था कि दो तरह के फंक्शन होते हैं, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेशनल फंक्शन। ऑपरेशनल फंक्शन का सबसे पहला स्टेप था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और हमने वहाँ पे यही चीज़ बताई थी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैकेंसी है एंड उस वैकेंसी के लिए राइट पर्सन राइट टाइम पे हम कैसे अपॉइंट करें, उनमें क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो नो डाउट ये तीनों ही पॉइंट कवर होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ HRM विच कम्स अंडर। डायरेक्टिंग किसका पार्ट था, मैनेजरियल फंक्शन का। तो करेक्ट आंसर होगा ए। ये भी हमने फंक्शंस ऑफ HRM क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, whom does human relation approach refer to? Worker who should be given humanly treatment at work, mutual cooperation between employer and employee in solving common problems, integration of people into a work situation that motivates them to work together to achieve productivity and also economic, psychological and social satisfaction। अब देखो अगर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करें तो इसमें कई सारे पॉइंट्स है। पहला, प्रोडक्टिविटी को ध्यान देता है ये। दूसरा,
मोटिवेट करता है किनको, जो एम्प्लॉयज़ हैं, कि वो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सके। और ये सारे ही पॉइंट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? सी में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर जॉब एनालिसिस? जॉब एनालिसिस के बारे में हमने ऑलरेडी अपने क्लास में पूरा डिस्कस किया है। जॉब एनालिसिस के लिए अगर हमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जनरली हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? क्वेश्चन आयर मेथड, क्योंकि क्वेश्चन आयर मेथड में हमारे पास 3 ऑप्शन होता है, येस, नो, नॉट अवेलेबल। तो हम अपने क्वेश्चंस मेंशन करते हैं और अकॉर्डिंगली पब्लिक उसका आंसर करती है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है जॉब एनालिसिस के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, Dash provides information on the human attributes in terms of education, skills, aptitudes and experience necessary to perform a job effectively. ये हमने अपनी MCQs की फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ बात करें जॉब स्पेसिफिकेशन की, क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आपसे यही पूछता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ HRM प्रैक्टिस? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पीटर ड्रगर एंड डगलस मैकग्रेगर। ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट, हाउ HRM हैज़ बिकम अ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब? अब देखो, ये HRM हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब क्यों है? क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली मोटिवेट करती है। मोटिवेट करने से होता क्या है कि वो अपना 100% सर्व कर पाते हैं, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं, आउटपुट को मैक्सिमाइज कर पाते हैं और साथ ही साथ उनको भी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ऑप्शन में दिया, इट इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग अ सैटिस्फाइड वर्कफोर्स, प्रमोट ग्रुप सेटिस्फैक्शन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डेवलपमेंट की तो कभी बात ही नहीं करता ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर बाय मोटिवेटिंग एंड इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। इट मैक्सिमाइजेज द आउटपुट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। देखो, डी पॉइंट में ये चीज़ कह रहा था कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं मैन पावर का, तो ये तो करेक्ट है, बट इसके साथ साथ ना मैक्सिमाइज करते हैं आउटपुट, दैट इज हम अपनी एफिशिएंसी को एंड इफेक्टिवनेस दोनों को इंप्रूव करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात करते हैं, नॉलेज की भी बात करते हैं, स्किल्स की भी बात करते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, एबिलिटी टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल एंड इंक्रीज द स्टॉक ऑफ टारगेटेड रिसोर्सेज विद इन द फर्म इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट, इफेक्टिव और कॉम्पिटेंसी। कह रहा है कि एक ऐसी एबिलिटी जहां हम परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेप्शनली वेल और साथ ही साथ अपने टारगेटेड रिसोर्सेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? कॉम्पिटेंसी की। तो करेक्ट आंसर होगा डी, कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द नीड फॉर मैन पावर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लॉस ऑफ मैन पावर ड्यू टू लीव, रिक्रूटमेंट, डेथ, ट्रांसफर, डिस्चार्ज एक्सेट्रा इज नोन एज वर्कफोर्स एनालिसिस। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। Next, what should be the strategy of HRM? Making the long-term and short-term planning, planning the optimum level of manpower, introducing training powers to personnel, all of the above. No doubt इसका correct answer होगा D, all of the above. इस पे हमने discussion किया है अपनी concept class में. Next, how can we understand the nature of human factor? Through determinants of human behavior, according to the behavior of people at work, the way the management influences an individual and a group, थ्रू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, अगर आपको ये समझना है इंडिविजुअल से रिलेटेड या ह्यूमन से रिलेटेड कि उनका क्या बिहेवियर है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की, तो जब वो काम कर रहे हैं तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उनको नोटिस कर सकते हो, उनके बिहेवियर को। क्लियर? उससे ये पता चलता है कि उनका नेचर कैसा है, वो कितने डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, किस पर्पस के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है। ये सब आप एनालिसिस कर सकते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काम में बिजी हों, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वर्क कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उनके बिहेवियर को एनालिसिस कर लीजिए, तो आपको उनके बारे में सब पता चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब इज नोन एज, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर है जॉब डिस्क्रिप्शन, और इस पे भी हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में डिस्कशन किया है। Next, trade unions and employer association, industrial relation, employer participation, empowerment are procurement functions of a manager which comes under
इंटीग्रेशन फंक्शन, प्रोक्योरमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और बिहेवियरल फंक्शन। इसका करेक्ट आंसर है ए, इंटीग्रेशन फंक्शन। और इस पे भी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन भी आप साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एलिमेंट्स ऑफ। अब अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें HRM की, तो इसमें तो सब कुछ है, प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, कोऑर्डिनेटिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द प्रोसीजर इन विच रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ जॉब एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स इज सिस्टमैटिकली डिस्कवर्ड एंड नोटेड इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जॉब एनालिसिस। इस पे भी हमने अपनी क्लास में डिस्कशन किया है। When an employee expresses organizationally desired emotions during interpersonal transactions, then it is known as emotional labor, displayed emotion, felt emotions, mood. Correct answer होगा A, emotional labor. Simply जब वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दें कि क्या इमोशंस उनके जुड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो नो डाउट हम इसको क्या बोलेंगे? इमोशनल लेबर। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, जॉब इवैल्यूएशन एसेंशियली सीक्स टू। जॉब इवैल्यूएट करना मतलब डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ वेरियस जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन मॉनेटरी टर्म्स, कि जब आप उसका कन्वर्जन करते हो मॉनेटरी टर्म्स में, कि लेट्स से हम कह रहे हैं कि हमने अपने मैनेजर को, अपने सेल्स मैनेजर को, उनकी हम सैलरी रख रहे हैं 10 लाख की पर ईयर, और उनसे हमें कितने का काम मिल रहा है? 12 लाख का। तो इसका मतलब ये मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है। क्लियर? इसको हम कहते हैं उनकी जॉब का इवैल्यूएशन करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कि जब आप मॉनेटरी टर्म्स में इवैल्यूएशन करते हो तो उसको कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, ग्रीवेंस रिड्रेसल, डिसिप्लिन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, अ डैश ऑफ HRM। करेक्ट आंसर होगा ए, इंटीग्रेशन फंक्शन, क्योंकि ये अभी हमने ऊपर भी बताया था। जब मतलब हम ओवरऑल सारी चीज़ों को मिला करके बात करते हैं ना, जैसे ट्रेड यूनियन हो गए, डिसिप्लिन हो गई, ग्रीवेंस रिड्रेसल हो गया, जब सब मिला करके बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटीग्रेशन फंक्शन की। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जॉब टाइटल एंड कंडीशन ऑफ वर्क। करेक्ट आंसर होगा ए। अभी में देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स बोला, तो ये तो जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड फॉर वेरियस जॉब्स विथ रेफरेंस टू प्लान्ड आउटपुट इज कॉल्ड वर्कलोड एनालिसिस। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितना हमने प्लान किया आउटपुट, लेट्स से हमने प्लान किया है कि हमें 100 यूनिट्स बना करके सेल करना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि कितने लोगों को हमें जॉब पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्क फोर्स का एनालिसिस हम नहीं कर रहे हैं, हम किसका कर रहे हैं? वर्क लोड का, कि जितना काम है उसके बेसिस पे एनालिसिस हो रहा है, ना कि वैकेंसी के हिसाब से एनालिसिस हो रहा है। क्लियर? दो अलग अलग चीज़ है, एक वर्क फोर्स एनालिसिस है, एक वर्क लोड एनालिसिस है। वर्क फोर्स एनालिसिस तब होता है जब बिना किसी प्लानिंग के हम ये देखते हैं कि कितनी वैकेंसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, और जब किसी प्लान के तहत, जैसे इफ़ इन केस मान लो हमें कोई प्रोजेक्ट मिला और उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, तब हम बात करते हैं वर्कलोड एनालिसिस की। क्लियर? नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डू नॉट ऑर्डिनरली इंक्लूड प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल हार्मनी, इंडस्ट्री डेमोक्रेसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब देखो जो वर्कर्स आपके यहाँ ज्वाइन किए, दैट इज जो एम्प्लॉयज हैं, वो भी आप देखो मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? सो दैट उनका अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए। तो नो डाउट अगर उनको अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है तो वो इंडस्ट्रियल हार्मनी को प्रमोट करेंगे, डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करेंगे, बट क्या बार्गेनिंग करेंगे? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which form of participative management promotes semi-autonomous work groups? Correct answer होगा total quality management. Next, the role of human resource development personnel is, मतलब human resource development से related जो भी person है या personal है उनका क्या role होगा? Description of entire process और analytical decomposition, identification of HRD elements and resources। दोनों ही point relevant है किसके point of view से? Development के point of view से। तो correct answer क्या होगा? C. Next, द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो किसकी बात होगी? प्रोडक्टिविटी की, मोटिवेशन की, स्किल्स की। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, इंप्रूव वर्कर्स स्किल एंड इन्हांस मोटिवेशन।
प्रिवेंट ऑब्सोलेंस एंड इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटीज ओनली। नहीं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं करते हम। अगर डेवलपमेंट मतलब किसका पार्ट हो गया, बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बेसिकली इसलिए होता है ना, सो दैट आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर पाओ, वर्कर्स को डेवलप कर पाओ, ट्रेन कर पाओ। तो उससे होगा क्या कि अल्टीमेटली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाओगे। क्लियर? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से दोनों का फायदा होता है, वर्कर्स का भी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ह्यूमन ड्यू डिलिजेंस मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ। ह्यूमन से रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्यू डिलिजेंस। तो नो डाउट हर एक ह्यूमन की बात हो रही है, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी पे क्यों ना हो। मैनेजमेंट टीम एंड स्टाफ, स्ट्रक्चर, इश्यूज, मैनेजरियल कैपेसिटी ऑफ अ पोटेंशियल पार्टनर। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे मनी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ किसकी बात करें बेटा? मैन की। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल्स ऑफ द HR मैनेजर। एडमिनिस्ट्रेटर, इवेलुएटर, करियर डेवलपमेंट एडवाइजर, इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर, मार्केटिंग प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, इंस्ट्रक्टर, नीड्स एनालिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजर, रिसर्च एंड ए अबव। नो डाउट ये तीनों ही पॉइंट्स होगा क्योंकि जब हमने रोल्स बताया था HR मैनेजर के तो वहाँ हमने मैक्सिमम पॉइंट्स इसमें से डिस्कस किए हैं, है ना। तो इसका मतलब ओवरऑल सारे के सारे ही रोल्स हैं, क्योंकि अगर देखा जाए वो करियर भी डेवलप करते हैं, लोगों का करियर भी बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन भी देते हैं उनको कि कैसे काम करना है, एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ चेंजर भी वर्क करते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने सही ह्यूमन को अपॉइंट किया है राइट प्लेस पे राइट टाइम में, तो नो डाउट उस केस में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी इज स्ट्रेंथन इन HR ऑडिट, HR ट्रेनिंग, सक्सेशन प्लानिंग और HR फंक्शन। करेक्ट आंसर होगा ए, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। अगर हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉय को हमने कोई काम दिया, ठीक, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो ठीक है वो अपना वर्क परफॉर्म करेंगे, पर अगर आप टाइम टू टाइम ऑडिट करो, कंट्रोलिंग करो, तो वो अपने वर्क को प्रॉपर परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट, ट्रेनिंग मेथड कॉमनली यूज फॉर एम्प्लॉय इन बैंक्स इज नो डाउट क्लासरूम ट्रेनिंग। करेक्ट आंसर होगा बी। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इज मेजर्ड बाय गोल बेस्ड, गोल फ्री, रिस्पॉन्सिव सिस्टम, प्रोफेशनल रिव्यू, कासी लीगल, गोल बेस्ड सिस्टम, रिस्पॉन्सिव। इसका करेक्ट आंसर है ए एज वेल एज बी, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं ट्रेनिंग इवैल्यूएशन कैसे मेजर्ड होती है, जो आपका गोल बना है या जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ दिया हुआ है? ए और बी में। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व्स ऑल द परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, मैनेजमेंट बीइंग आउटसोर्स्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी और एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज आउटसोर्स? आउटसोर्स मतलब ये होता है कि जब आप अपना वर्क किसी और ऑर्गेनाइजेशन से या किसी और प्रोफेशनल से कराते हो। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग, दैट इज डी। Next, human resource management refers to a management function that helps managers to attract, set expectations and develop members for an organization. A set of program, function, activities designed and carried out for maximum efficiency. No doubt correct answer क्या होगा? C, both A and B. Next, job rotation can be defined as, rotation मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ही कहीं ना कहीं आप उनको घुमा रहे हो। lateral transfer होगा। It helps to understand the different steps in creating a product or delivery. It permits individuals to gain experience in various phases of the business. अब देखो जॉब रोटेशन का मतलब सब कुछ होता है, जैसे आपको ट्रांसफ़र कर दिया विद इन ऑर्गेनाइजेशन कहीं, या आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या डिलीवरी में डाल दिए, या फिर हो सकता है कि आपको बिजनेस के जो अलग अलग फेजेस हैं उनका आपको हम एक्सपीरियंस करा रहे हैं। तो हर एक केस में ही तो जॉब रोटेशन माना जा रहा है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बदलेगा, आपका पोजीशन बदलेगा, आपकी नॉलेज आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फेज में गेन कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डैश मेथड्स आर जनरली अप्लाइड ऑन द वर्क प्लेस while employees are actually working. No doubt correct answer होगा A, on the job training. Dash is employed to develop a situation that is close to reality where people learn by doing things. Correct answer होगा A, simulation method. अब देखो हमने पहले ही बता दिया, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर ऑन द जॉब ऑफ द जॉब पे आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप बताना, हम उसकी क्लास भी जल्दी अपलोड कर देंगे, क्योंकि उससे भी नो डाउट क्वेश्चंस आते हैं। बट हमने उसको अपने डिस्कशन सेशन में सिर्फ इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो टॉपिक जनरली स्टूडेंट्स
क्लास 12th में एंड बीकॉम में डिटेल स्टडी किए हुए होते हैं, तो उसको इसलिए हमने यहाँ पे स्किप किया है। बट इफ़ इन केस आपको डाउट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताना, हम उसकी क्लास अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, द मोस्ट रिलायबल एंड वैलिड टेस्ट आर जनरली एटीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, नन ऑफ द अबव। नो डाउट परफॉर्मेंस टेस्ट, क्योंकि जब आप उनसे परफॉर्म कराओगे तो उस केस में ना तो कोई रटी रटाई चीज़ चलेगी, दैट इज़ अगर वो कोई कुछ मगअप करके आए हैं तो वो भी नहीं चलेगा, और परफॉर्मेंस टेस्ट में एक्चुअली में हम देख लेंगे कि उनको उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड कितनी नॉलेज है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ चार्ट शोइंग फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नीड्स फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब इज कॉल्ड स्टाफिंग टेबल। हम ये करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे अगर हमने, क्योंकि हम तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी गोल डिसाइड करके चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं ना कि फ्यूचर में अपने गोल को 10% से बढ़ाना है, फिर उसके बाद 20% से, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने एम्प्लॉयज़ का भी एक चार्ट बना करके चलते हैं कि अगले साल फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी, और ऐसे टेबल को हम कहते हैं स्टाफिंग टेबल। लास्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अमालगमेशन ऑफ। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को भी लेके चलता है, हर एक इंडिविजुअल के, दैट इज एम्प्लॉयज़ के मैनेजमेंट को भी लेके चलता है, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी लेके चलता है। इस पे हमने ऑलरेडी अपनी क्लास में डिस्कशन किया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। ये थे नेक्स्ट 50 MCQs, जिस पे हमने पहले बताया था कि हम ओवरऑल 100 MCQs इसके अपलोड करेंगे। अगर देखो यहाँ पे मैक्सिमम वो क्वेश्चंस थे जो कि हमने अपने डिस्कशन सेशन में अपलोड किए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मगअप करने वाले हैं, क्योंकि उस पर बहुत रेयर सिचुएशन में ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, एंड इंटीग्रेशन फंक्शन हो गया, डेवलपमेंट फंक्शन हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दो क्वेश्चंस की कवरेज हो सकती है, इसलिए हमने उसको अपने MCQ सेशन में इंक्लूड कर लिया है। सिर्फ एक टॉपिक है जो कि बहुत रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन द जॉब एज वेल एज ऑफ द जॉब। तो ये दो पॉइंट, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, अगर आप सेल्फ रिवीजन कर सकते हो तो प्रॉपरली इसका सेल्फ रिवीजन करना, और कौन कौन सा पॉइंट इसमें रिवाइज करोगे हम बता दें कि दोनों का मतलब क्या है, दैट इज़ मीनिंग, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व किए जाते हैं ऑन द जॉब में और कौन से मेथड्स इन्वॉल्व किए जाते हैं ऑफ द जॉब में। ये सारे पॉइंट्स रेलेवेंट है, तो इस पर आप एक बार डिटेल स्टडी कर लेना। अगर कोई डाउट होगा या अगर आप चाहते हो कि इस पर हम डिटेल क्लास अपलोड करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सो दैट हम इस पर क्लास अपलोड कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो आप वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।